नमस्कार। आज हम बाबा नागार्जुन की कविता बादल को गिरते देखा है का अध्ययन करेंगे। बाबा नागार्जुन आधुनिक काल के प्रमुख काव्यधारा यानी प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्हें वर्ग संघर्ष और यथार्थवादी कवि भी कहते हैं। इनकी यह कविता युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। इस कविता के पद्यांशों की व्याख्या जानने से पहले बाबा नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। बाबा नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म बिहार के तरौनी जिले में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला और उच्च शिक्षा वाराणसी एवं कोलकाता से हुई थी। बाबा नागार्जुन संस्कृत, मैथिली, हिंदी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। इन्होंने हिंदी, बांग्ला और संस्कृत भाषा में अनेक काव्य की रचनाएं की है। इनको इनकी मातृभाषा मैथिली भाषा में लिखी गई काव्य संग्रह पत्रहीन नग्न गाछ के लिए हिंदी साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए अब देखते हैं इनकी यह सुप्रसिद्ध कविता बादल को गिरते देखा है। इस कविता का पहला पद्यांश इस प्रकार है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है। छोटी छोटी मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा है। कठिन शब्द। अमल यानी स्वच्छ, धवल सफेद, शीतल यानी ठंडा, तुहिन कणों यानी ओस के बूंदे। प्रसंग। कवि अपने आप को हिमालय पर्वत के और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास उपस्थित पाकर कहते हैं कि जब बादल गिरने लगता है इन हिमालय पर्वतों पर, वह दृश्य बहुत ही मनोरम और सुंदर लगता है। वे आगे कहते हैं कि पूरा ये जो हिमालय पर्वत सफेद और स्वच्छ बर्फ से ढका हुआ है और उन पर बादल घेरने लगे हैं। इस बादल के घेरने से जो ठंड ओस के बूंदे प्रातःकाल में हम देख सकते हैं, वह ओस की बूंदे मानसरोवर के स्वर्ण कमल, यहाँ पर कमल को स्वर्ण इसलिए कहा गया है कि प्रातःकाल के समय जब सूरज की किरणें कमल पर पड़ती है तो उनका रंग सुनहरे लगता है। तो ये स्वर्ण कमल पर पड़कर बहुत ही सुंदर लगते हैं। भाषा चित्रात्मक भाषा। छोटी छोटी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और मोती जैसी में उपमा अलंकार। अब देखते हैं इस कविता का दूसरा पद्यांश। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल, तिक्त कड़वी मधुर दिस बंतु को खोजते, हंस को तैरते देखा है, बादल को घेरते देखा है। तो यहाँ पर कवि बाबा नागार्जुन प्रकृति वर्णन के साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय जो हिमालय पर्वत का ये मनोरम दृश्य है, मैदानी प्रदेशों के हंस पक्षी के लिए कभी कभी आश्रय भी बन जाता है। यह हंस पक्षी विशेषतया मैदानी प्रदेशों में पावस की उमस से, यानी वर्षा ऋतु में जो उमस से व्याकुल हो जाती है, यहाँ पर आती है और इन झीलों में तैरती रहती है। झीलों में तैर कर ढूंढती है उन कमल के रेशों को और उस कड़वी और मधुर रस को पीकर अपना प्यास बुझाना चाहती है। यहाँ पर भी जो भाषा है चित्रात्मक भाषा है।
आप देख सकते हैं कि समतल यानी तुंग यानी ऊंची, सलील पानी, तिक्त कड़वी, विषदंतु यानी कमल के फूलों के रेशे। तो अभी देखते हैं इस कविता का तीसरा पद्यांश। कहाँ गया दनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका नगरी। कहाँ गया दनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या पता, मेघदूत का कहीं पर कौन बताए। वह छाया में गिरा पड़ा होगा यह कहीं पर। जाने दो कवि तो कल्पित था, गौर कीजिए, जाने दो, कवि कहते हैं जाने दो कवि तो कल्पित था। मैंने भीषण जाड़ों में कैलाश नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर गरज गरज कर बिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। अब ये वाली जो पद्यांश बहुत ही आसान है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि बाबा नागार्जुन या वैद्यनाथ मिश्र जी यथार्थवादी कवि हैं, तो उन्होंने इस कविता में चंद प्रसंगों यानी कालिदास संस्कृत के विरह काव्य मेघदूतम में चंद प्रसंग ऐसे हैं जो काल्पनिक हैं, जैसे आकाश में स्थित अलकापुरी नगरी और उस अलकापुरी नगरी के राजा दनपति कुबेर, और गंगा जल का आकाश में प्रवाह होना और मेघ को ही दूत के रूप में बताना। इन प्रसंगों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि मैं खुद इस पर्वतीय प्रदेश में उपस्थित हूँ, लेकिन मैंने कहीं पर ऐसे मेघदूतम को नहीं देखा है, ना ही अलकापुरी को देखा है या दनपति कुबेर को। तो कवि इसलिए कहते हैं ये कवि जो है कालिदास जी, कल्पना के आधार पर उन्होंने यह विरह काव्य लिखा है और यह सत्य नहीं है। और इस पद्यांश की जो भाषा है ये भी चित्रात्मक भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आइए अब देखते हैं इस कविता का आखिरी पद्यांश। शत शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों को कुंतल में सजाए, इंद्रनील के माला डाले शंख सली के गलों में, कानों में कुवलय लटकाए और शतदल लाल कमल वेणी में। अब ये कवि नागार्जुन किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? इन पर्वतीय प्रदेश में कौन जीवन बिता रहा है? यहाँ पर जो यथार्थवाद कवि हैं कहते हैं इस हिमालय पर्वत क्षेत्रों के नीचे देवदारू वन है, यानी देवदारू एक प्रकार का वृक्ष है। उन वृक्षों के वनों में बहुत सारे झीलें हैं और इस झील के नीचे रहते हैं किन्नर और किन्नरियां, और वह उनकी कुटी की प्रशंसा करते कहते हैं उनकी कुटी बनी है लाल और सफेद भोजपत्रों से, और किन्नरियों ने अपने आप को सजा के रखा है रंग बिरंगे फूलों से। उन्होंने अपने शंखसरी के गलों में पहने हैं नील माला, इंद्रनील की माला पहनी हुई है, और कमल के फूल को लटकाए, यानी कमल अपनी वेणी में, अपनी चोटी में नील कमल के फूल को लटकाए हैं और वे दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अब आगे कवि उनके कुटी के भीतर क्या है और वे कैसे मस्ती से भरपूर जीवन जी रहे हैं, इसका वर्णन आगे कवि इस प्रकार कहते हैं। रजत रचित मणि कचित कलामय युक्त पान पात्रों, द्राक्षा सब पूरित रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपादी पर, यानी कवि यह कहते हैं कि उनके लोहित चंदन त्रिपदी यानी तिपाई एक मेज जैसा है और किससे बनी है? लाल चंदन से यानी चांदी के पान पात्रों में मदिरापन भरा हुआ है और उनके लिए ये मदिरापन उस त्रिपदी पर या तिपाई पर रखे हुए हैं। आगे कवि कहते हैं कि नरम निदाग बाल कस्तूरी
नरम निगाग बाल कस्तूरी के मृग चालों पर पालती मारे इन किन्नर किन्नरियों को वे वंशी पर अपने सुंदर उंगलियां फेरते हुए देखते हैं। देखिए, मदिरारुण आंखें वाले उन उन्मद किन्नर किन्नरियों को मृदुल मनोरम उंगलियों से वंशी पर फिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। इस प्रकार कवि अपने आप को उस वनों में, उस कुटी में अपना जो दृश्य देखते हैं वही हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की जो भाषा है, इस कविता की भाषा चित्रात्मक भाषा है। शत शत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इस कविता का उद्देश्य क्या है? कवि यथार्थवादी कवि हैं, तो सब कवियों के एक एक विचार रहते हैं। चंद कवि कल्पना के आधार पर काव्य लिखते हैं, चंद कवि केवल यथार्थ को ही प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार बाबा नागार्जुन यथार्थ कवि थे, इसीलिए उन्होंने इस प्रकृति वर्णन के साथ साथ वहां पर बीत रहे घटनाओं को भी हमारे साथ प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।